हेलो बच्चों, आप सभी को टैलेंट इंस्टीट्यूट में स्वागत है। डी यू सोल का इम्पोर्टेंट नोट्स बीए प्रोग्राम बीए ऑनर्स थर्ड सेमेस्टर सेकेंड ईयर हिस्ट्री का है ये, और बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विजयनगर साम्राज्य के अधीन समाज में अर्थव्यवस्था के परिवर्तन का वर्णन कीजिए। ओके बच्चों, तो बहुत सारे बच्चे अभी कमेंट्स कर रहे हैं कि सर जल्दी जल्दी से आप वीडियो अपलोड करिए, ठीक है ना। तो एकदम जल्दी जल्दी अपलोड होगा, जैसे ही हमको टाइम मिलता है आप लोग के लिए मैं बहुत सारा क्वेश्चन को तैयार कर रहा हूँ, नोट्स तैयार कर रहा हूँ कि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। ओके, तो आप लोग का काम है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों में। ओके, कि जो भी दोस्त आपके नहीं जानते हैं वो भी आए चैनल पे। और फर्स्ट ईयर के अगर बच्चे हैं तो उनको बोलिए कि अपने चैनल पे बहुत सारे असाइनमेंट पड़े हैं, बहुत सारा असाइनमेंट क्वेश्चन है जो कि उसी में से आएगा, एकदम बिल्कुल उसी में से आएगा। तो उनको भी बताइए कि फर्स्ट ईयर के बच्चे के लिए भी है। ओके, ड्यू सोल हेल्प के प्लेलिस्ट में जाए और वहाँ पे अपना चेक करें और वहाँ से पढ़ें। ओके, तो जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें आगे के लिए, हेल्प के लिए। ओके, आप लोग जानते ही हैं कि पिछले साल भी असाइनमेंट मैंने करवाया था। आप तो जल्दी से आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी हिट कर लें ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आप लोगों को तुरंत पता चले। ओके, तो चलिए देखते हैं हम लोग इसका आंसर। तो देखिए बच्चों, ये रहा क्वेश्चन। विजयनगर साम्राज्य के अधीन साम्राज्य में अर्थव्यवस्था के परिवर्तनों का वर्णन कीजिए, अथवा विजयनगर साम्राज्य के अधीन समाज व अर्थव्यवस्था के परिवर्तन में का वर्णन कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। आंसर, विजयनगर साम्राज्य में सामाजिक व्यवस्था सैद्धांतिक रूप से शास्त्रीय परंपराओं पर आधारित था। यह भारतीय इतिहास का अंतिम साम्राज्य था जो वर्णाश्रम व्यवस्था पर आधारित सुरक्षित और संबंधित करना अपना कर्तव्य समझता था। ठीक है ना, सम्राट समाज के सभी वर्गों की रक्षा करना अपना कर्तव्य समझते, जो भी वहाँ के सम्राट थे वो क्या करते थे, सभी वर्गों के लोगों को रक्षा करने का अपना कर्तव्य समझते थे। चारों वर्णों में ब्राह्मण सर्व प्रमुख थे, परंतु वर्णाश्रम व्यवस्था के दूसरे अंग क्षत्रियों के संबंध में कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती है। ब्राह्मणों को अनेक विशेषाधिकार प्राप्त थे, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण विशेषाधिकार यह था कि उन्हें मृत्यु दंड नहीं दिया जा सकता था। ब्राह्मण जो थे उनको मृत्यु दंड नहीं मिलता था। विजयनगर की सेना एवं शासन व्यवस्था में उन्हें उच्च पद प्राप्त थे, ठीक है ना। और विजयनगर साम्राज्य में ब्राह्मणों को क्या दिया जाता था, उच्च पद दिया जाता था। मध्य वर्गों में सेट्टी या चेटी नामक एक बहुत बड़ा समूह था, ठीक है ना। मध्य वर्गों में सेट्टी और चेटी नामक एक बहुत बड़ा समूह था। इनके इनकी अनेक शाखाएं या उपशाखाएं थी। इनकी विजयनगर युग में बहुत प्रभाव था, अधिकांश व्यापार इन्हीं के हाथों में था। चेटी बहुत अच्छे लिपिक एवं कार्यों में दक्ष थे। चेटियों के ही समतुल्य व्यापार करने वाले तथा दस्तकार वर्ग के लोगों की वीर पंचाल कहा जाता था। ओके, अर्थात वाम वर्गीय नामक दो औद्योगिक वर्गों के बीच हुआ। इस काल में कुछ सांप्रदायिक तनाव, विशेषतः जैन एवं वैष्णव संप्रदाय के मध्य का भी उदय हुआ। छोटे सामाजिक समूहों में लोहार, स्वर्णकार, पीतल का काम करने वाले बढ़ई, मूर्तिकार और जुलाहे आदि प्रमुख समुदाय थे। जुलाहों का मंदिर के प्रशासन एवं स्थानीय करों के आरोपण में बहुत बड़ा योगदान था। ओके, अब चलिए दास प्रथा। विजयनगर में दास प्रथा प्रचलित थी। विदेशी यात्रियों के विवरण और समकालीन अभिलेख पुरुष एवं महिला दासों का उल्लेख करते हैं। मनुष्य के क्रय विक्रय को वेश वाग कहा जाता था, ठीक है ना। निकोली कोंटी ने लिखा है कि विजयनगर साम्राज्य में विशाल संख्या में दास हैं। जो कर्जदार अपना ऋण अदा नहीं कर पाते हैं उन्हें सर्वत्र ऋणदाता द्वारा अपनी संपत्ति बना लिया जाता था। देखिए भैया, अब स्त्रियों की स्थिति क्या था। विजयनगर युगीन समाज में स्त्रियों की बड़ी सम्मानजनक स्थिति थी। कुछ स्त्रियां महान विदुषियां और प्रसिद्ध साहित्यकार थी। संगीत और नृत्य उनकी शिक्षा के प्रमुख अंग थे। स्त्रियां मल्लाध्याय, ज्योतिषी, भविष्यवक्ता, अंगरक्षिकाएं, सुरक्षाकर्मी, लेखाधिकारी, लिपिक एवं संगीतकार होती थी, तथा यहाँ तक कि वे युद्ध क्षेत्र में भी जाती थी। देखिए यहाँ पे क्या होता था, युद्ध क्षेत्र में भी जाती थी लोग, महिलाएं। मह संपूर्ण भारतीय इतिहास में विजयनगर साम्राज्य एकमात्र साम्राज्य था जिसने विशाल संख्या में स्त्रियों को विभिन्न राजकीय पदों पर नियुक्त
किया था। ठीक है ना। विजयनगर समाज एकमात्र साम्राज्य था जहाँ पे महिलाओं को बड़े बड़े पदों पे नियुक्त किया था। कन्यादान को आदर्श विवाह माना जाता था। राज परिवार एवं सामंतों के अतिरिक्त अन्य वर्गों में एक पनित्व की प्रथा थी। मंदिरों में देव पूजा के लिए रहने वाली स्त्रियों को देवदासी कहा जाता था। उन्हें आजीविका के लिए या तो भूमि दे दी जाती थी अथवा नियमित वेतन दिया जाता था। ठीक है ना। विजयनगर के सामाजिक जीवन में गणिकाओं का महत्वपूर्ण स्थान था। समकालीन साहित्य में चारों वर्णों के साथ इन गणिकाओं का भी उल्लेख है। ये गणकाएं दो वर्गों में विभाजित थी। एक वे जो मंदिर से संबंधित थे, जो स्वतंत्र जीवन यापन करते थे। इस वर्ग की स्त्रियां पर्याप्त रूप से शिक्षित होती थी। इन गणिकाओं का समाज में सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। सार्वजनिक उत्सवों पर समस्त गणिकाएं अनिवार्यतः उत्सव में भाग लेती थी। समाज में पर्दा तथा प्रचलित थी। इस काल में विधवाओं का जीवन बहुत हेय और अपमानजनक माना जाता था। ठीक है ना। इस काल में विधवाओं को बहुत हेय और अपमानजनक माना जाता था। ठीक है ना। सती प्रथा फिर आया। विजयनगर साम्राज्य में सती प्रथा को सहगमन अर्थात मृत पति के साथ महाप्रयाण कहा जाता था। 1354 ईस्वी में विजयनगर के एक अभिलेख में माला गौड़ा नामक महिला का अपने पति के मृत्यु के बाद सती या सहगमन करके सर्वग्रारोहण का उल्लेख है। इस काल में स्त्रियों द्वारा अपने पति के मृत्यु के बाद सती होना मुक्ति का प्रतीक माना जाता था, परंतु सती प्रथा स्वैच्छिक होती थी। ठीक है ना। कोई दबाव नहीं था, अपने से होना है तो हो, नहीं होना तो नहीं हो। अब वस्त्राभूषण देखिए क्या होता है। सामान्य वर्ग के पुरुष धोती और सफेद सूती रेशमी कमीज पहनते थे। कंधे पर दुपट्टा डालने का भी प्रचलन था। जाति एवं व्यवसायिक आधार पर परिधानों में बड़ी विषमता थी। राज परिवार के पुरुष एवं स्त्रियां दोनों कीमती एवं जरीदार कपड़े पहनते थे। राज परिवार की स्त्रियां एक प्रकार का पेटीकोट, दुपट्टा और चोली पहनती थी। युद्ध में वीरता दिखाने वाले पुरुषों के लिए गंडपेद्र नामक पैर में धारण करने वाले कड़े को सम्मान का प्रतीक माना जाता था। प्रारंभ में इसे युद्ध में वीरता का प्रतीक माना जाता था, परंतु बाद में इसे सम्मान का प्रतीक माना जाने लगा। ठीक है। शिक्षा और मनोरंजन देखिए। विजयनगर नरेशों ने चोलों और पल्लवों की भांति अपनी प्रजा के शिक्षा के लिए विद्यालयों एवं महाविद्यालय की स्थापना नहीं की, फिर भी उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से शिक्षा का प्रोत्साहन दिया। विजयनगर की सामाजिक संरचना के 3 प्रकार की विशेषताएं थी। दक्षिण भारत के ब्राह्मणों की धर्मनिरपेक्ष भूमिका। दक्षिण भारत के ब्राह्मण महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों को सुशोभित करते थे। वे मंत्री, सेनानायक, दुर्ग रक्षक आदि पदों पर नियुक्त होते थे। निचले सामाजिक समूहों में दोहरा विभाजन। निचले सामाजिक समूह दायां हाथ और बाएं हाथ में विभाजित थे। दाएं हाथ से जुड़ी हुई जातियां वैष्णव होती थी और बाएं हाथ से जुड़ी जातियां शैव होती थी। दाएं हाथ से जुड़ी हुई जातियां कृषि उत्पादन तथा कृषि उत्पादों एवं स्थानीय व्यापार में संलग्न थी, जबकि बाएं हाथ से जुड़ी जातियां गैर कृषि उत्पादन, व्यापार तथा शिल्प से संबंध थी। समाज का क्षत्रिय खंडीकरण। समाज के क्षत्रिय खंडीकरण से तात्पर्य समाज का प्राकृतिक उप क्षेत्रों में विभाजन, अर्थात एक क्षेत्र में निवास करने वाले जाति दूसरे क्षेत्र में उसी जाति से रक्त संबंध नहीं जोड़ पाती थी, और इसी का स्वाभाविक परिणाम था कि दक्षिण में भाई बहन और मामा भांजी में वैवाहिक संबंध वर्जित थे। ठीक है। सुनारों, लोहारों एवं बढ़इयों की हैसियत समाज में ऊंची थी, किंतु जुलाहों एवं कुम्हारों का स्थान नीचा था। ठीक है। उस समय भी जाति था। श्रीरंग के शासनकाल में 1632 ईस्वी के एक अभिलेख से ज्ञात होता है कि उसने कुछ ग्रामों के निवासियों को आदेश दिया कि दस्तकार समुदाय में बढ़ई, लोहार और सुनार के साथ नहीं किया जाए और इसका उल्लंघन करने वालों पर 12 पण जुर्माना लाद दिया गया। तेलियों, कलालों और चमारों की हैसियत समाज में नीची थी। ब्राह्मण जाति सर्वप्रमुख जाति थी। ठीक है ना। ब्राह्मण सर्वप्रमुख जाति थे। क्षत्रियों के विषय में जानकारी प्राप्त नहीं होती। मध्य वर्गों में सेठी या चेटी नामक एक बड़े समूह का उल्लेख मिलता है। चेटियों के समतुल्य व्यापार करने वाले तथा दस्तकार वर्ग के लोग थे। उन्हें वीर पंचाल कहा जाता था। इसके अतिरिक्त विप्नोदन नामक एक जाति श्रेणी थी जिसमें लोहार, स्वर्णकार और दस्तकार शामिल
थे। आर्थिक अवस्था विजयनगर का देखिए। भू राजस्व प्रशासन, राजस्व नगद और उपज दोनों में वसूल किया जाता था, ठीक है ना। राजस्व जो है नगद और उपज दोनों में वसूल किया जाता था। नगद राजस्व को सिधाए कहा जाता था। भू राजस्व के संबंधित विभाग 98 विभाग कहलाता था और भू राजस्व को शिष्ट कहा जाता था। विजयनगर साम्राज्य में विभेदीकारी कर पद्धति प्रचलित थी। जमीनों को कई भागों में विभाजित किया जाता था, यथा भीगी जमीन, सूखी जमीन और वन एवं जंगल। भू राजस्व की राशि उपज के 1/6 भाग से 1/3 भाग तक निर्धारित थी। ओके, ब्राह्मणों को उत्पादन का 1/20 भाग कर के रूप में देना पड़ता था और मंदिरों को 1/30 भाग देना पड़ता था। सैनिकों विभाग को कंदाचार कहा जाता था और इस उसके प्रमुख महादंडनायक कहलाते थे, ठीक है ना। जो भी सैनिक के जो प्रमुख होता था उसको महादंडनायक कहा जाता था। न्यायालय 4 प्रकार के होते थे। एक नंबर तो था तिष्ठिता था, दूसरा चल, तीसरा मुद्रिता और चौथा शस्त्रिता। कानून के संबंध में याज्ञवल्क्य स्मृति और पराशर स्मृति पर माधव का टीका महत्वपूर्ण ग्रंथ था। भू राजस्व कर के अतिरिक्त व्यवसायों एवं मकानों पर भी कर लगते थे। देखिए, भू राजस्व कर के अतिरिक्त व्यवसाय एवं मकानों पर भी कर लगते थे। राजमहल की सुरक्षा से संबंधित अधिकारी कॉलकरस था। वह नायकों के अंदर कार्य करता था। कभी कभी पुलिस के अधिकारों को बेच दिया जाता था, जिसे पदिकावल कहा जाता था। पुलिस कर को अरसुर स्वतंत्रम कहा जाता था। विदेशी विवरणों एवं अन्य साधनों से भी यह स्पष्ट है कि विजयनगर साम्राज्य में असीम समृद्धि थी। राज्य के विभिन्न भागों में खेती उन्नति पर थी तथा राज्य सिंचाई की एक बुद्धिमत्तापूर्वक नीति का अनुसरण करता था। भूमि अधिकार के एक श्रेणी अंतर्गत सिंचाई में पूंजी निवेश के द्वारा आय प्राप्त की जाती थी। तमिल क्षेत्र में इसे दसवंदा एवं आंध्र तथा कर्नाटक में कटकोडरगे कहा जाता था। ग्राम में कुछ विशेष सेवाओं के बदले भूमि प्रदान की जाती थी। ऐसी भूमि को उबली कहा जाता था। युद्ध में मारे को दी गई भूमि को रतकोडगय कहलाती थी। पट्टे पर ली गई कुटगी कहा जाता था। भूस्वामी एवं पट्टेदार के बीच उपज की हिस्सेदारी को वारम कहा जाता था। वारम। कृषक मजदूर कूदी कहलाते थे। कृषक मजदूर जो थे कूदी कहलाते थे। कभी कभी खरीद बिक्री के साथ कृषक मजदूर भी हस्तांतरित कर दिए जाते थे। विदेशी व्यापार उन्नत अवस्था में था। मलाबार तट पर सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह कालीकट था। अब्दुल रज्जाक के अनुसार संपूर्ण साम्राज्य में 300 बंदरगाह थे। निर्यात के मुख्य वस्तुएं कपड़ा, चावल, सोरा, लोहा, चीनी और मसाले। साम्राज्य में आयात की मुख्य वस्तुएं घोड़े, मुक्ता, तांबा, मूंगा, पारा, चीनी, रेशम और मखमल। बारबोसा के अनुसार दक्षिण भारत के जहाज मालदीव में बनते थे, ठीक है ना। दक्षिण भारत के जहाज कहाँ बनते थे? मालदीव में बनते थे। सोने के सिक्के बराह और परेदा कहलाते थे, जबकि मिश्रित धातु सोना और चांदी परतब वराह का आधा, फनम परतब का आधा हिस्सा कहलाते थे। इन सब सिक्कों में फनम सबसे ज्यादा उपयोगी था, ठीक है ना। फनम जो है सबसे उपयोगी था। इन सब फनम, चांदी का सिक्का टार फनम का छठा हिस्सा था और तांबे का सिक्का डिजिटल कहलाता था। विदेशी व्यापार में वस्तु विनिमय की अपेक्षा मुद्रा की अधिक आवश्यकता थी। विजयनगर साम्राज्य में अनेक टकसालें थी तथा प्रत्येक प्रांतीय राजधानी की अपनी टकसाल होती थी। राजस्थानीय मुद्राओं का अतिरिक्त तटीय क्षेत्रों में विदेशी मुद्रा भी प्रचलित थी, जैसे पुर्तगाल मुद्रा, कुज्रेडो, फारसी दिनार, इटली का फ्लोरीन तथा दुक्कत। ग्रामीण विकास में मंदिरों का महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। मंदिर कृषि और व्यापार का अतिरिक्त सूद पर भी रुपए देते थे। ऋण पर ब्याज की दर 12% से 30% तक वार्षिक होता था। जब कर्जदार ऋण नहीं चुका पाता था तो उसकी भूमि मंदिर की हो जाती थी। मंदिर ही बंजर भूमि खरीदकर और उस पर जुलाहों को बसाकर अथवा सिंचाई योजनाओं का निरीक्षण कर ग्राम विकास का प्रोत्साहन देते थे। प्रमुख व्यवसाय बने हुए कपड़ों, खानों की खुदाई तथा
धातु शोधनीय विद्या से संबंधित थे तथा छोटे व्यवसायों में सबसे महत्वपूर्ण गंधी का पेशा था। राज्य के आर्थिक जीवन में शिल्पियों एवं व्यापारियों के संघों का एक महत्वपूर्ण भाग था। अब्दुल रजाक लिखता है, अब्दुल रजाक के हिसाब से प्रत्येक पृथक संघ अथवा शिल्प के व्यापारियों के दुकान एक दूसरे के निकट थे। तीज भी कहते हैं प्रत्येक गली में मंदिर है, क्योंकि ये मंदिर सभी शिल्पियों तथा व्यापारियों के संस्थाएं हम लोगों के देश के गिल्ड के समान होती हैं, जिन्हें आप जानते हैं के होते हैं। ठीक है। राज्य की आर्थिक अवस्था की सबसे उल्लेखनीय विशेषता थी देश के भीतर का तटवर्ती एवं सामुद्रिक व्यापार। मलाबार तट पर सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह कालीकट था तथा अब्दुल रजाक के लेखानुसार साम्राज्य में 300 बंदरगाह थे। इसका भारत महासागर के द्वीपों मलय द्वीपपुंज, वर्मा, चीन, अरब, फारस, दक्षिण अफ्रीका, अबिसिनिया एवं पुर्तगाल के साथ व्यापारिक संबंध था। निर्यात के मुख्य वस्तुएं कपड़ा, चावल, लोहा, सोना, चीनी एवं मसाले थे। साम्राज्य के आयात घोड़े, हाथी, मुक्ताएं, तंबा, मूंगा, पारा, चीनी, रेशम एवं मखमल थे। देश के आंतरिक व्यापार के लिए यातायात के सस्ते साधन कावड़ी, सिर पर बोझ ढोने और लद्दू घोड़े, लद्दू बैल गाड़ियां एवं गधे थे। तटवर्ती एवं समुद्रिक व्यापार के लिए जहाजों का व्यवहार किया जाता था। व्यवहार में लाया जाता था किसको? समुद्री और तटवर्ती व्यापार के लिए जहाज का उपयोग किया जाता था। बारबोसा के लेखानुसार दक्षिण भारत के जहाज मालदीव द्वीपों में बनते थे। अभिलेख संबंधित प्रमाण से यह सिद्ध होता है कि विजयनगर के शासक जहाजी बेड़े रखते थे तथा पुर्तगीजों के आगमन के पहले वहां के लोग जहाज निर्माण कला से परिचित थे। पर हम लोगों को इस बात को कोई निश्चित ज्ञान नहीं है कि किस प्रकार विजयनगर साम्राज्य समुद्री यातायात के महत्वपूर्ण प्रश्न को हल करता था। विजयनगर साम्राज्य के सिक्के विभिन्न प्रकार के होते थे। सोने और तांबे दोनों के थे। चांदी के सिक्के को एक नमूना था। सिक्के पर विभिन्न देवताओं एवं पशुओं के प्रतीक रहते थे, जो शासकों के धार्मिक विश्वास के अनुसार बदलते रहते थे। वस्तुओं के मूल्य कम थे। विदेशी यात्रियों के विवरणों से हमें मालूम होता है कि उच्च वर्ग के लोगों के रहने का स्तर ऊंचा था, पर अभिलेखों से हम जानते हैं कि साधारण जनता भारी करों के बोझ से करा रही थी, जो स्थानीय शासकों द्वारा कड़ाई से वसूले जाते थे। कभी कभी सर्वोच्च शासक इन स्थानीय शासकों पर प्रतिबंध लगा देते थे। तो ठीक है ना, ये जो छोटे मोटे को अभी भी मारा जाता है और पहले भी मारा जाता था। ठीक है ना, यानी छोटे मोटे लोगों को कहीं रहने का वो है ही नहीं। ठीक है, तो आप लोग अब इसको नोट्स अपना तैयार करिए, पढ़िए ढंग से, क्योंकि आप लोग का पेपर अब है और मैं जितना भी हो सकता है मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग को नोट्स मिले। ओके, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। ओके, थैंक यू सो मच बच्चों।